हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और डेफिनेटली आज शायद हो सकता है कि हम बहुत कुछ नया सीखें। तो आप देख रहे होंगे काफी टाइम से एक न्यूज मार्केट के अंदर, अगर आप लोग शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे लास्ट 10 से 11 महीने से जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली जो कंपनीज है उनके शेयर कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, शेयर प्राइस जो है उन कंपनीज का। या अगर आप न्यूज को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट जुलाई से ही, वैसे तो 2018 के लास्ट से ही इस तरीके की प्रेडिक्शन आने लगी थी, लेकिन जुलाई से ही हमारे यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट आ रही है, जिसमें सबसे पहले रिपोर्ट आई कि 2.5 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। अप्रैल मई जून जुलाई मतलब 4 महीने के अंदर 2.5 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी है लास्ट में। लेकिन वो जब और ज्यादा डिटेल में देखा गया कि ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं, उससे रिलेटेड जो सेक्टर है, कार बनाने वाले को भी मिला लिया था उसमें, कार के पार्ट बनाने वाले भी ठीक है, लेकिन वो लोग जो शोरूम पे भी काम कर रहे हैं, अगर हम इन सबको मिला लें तो रिपोर्ट आई है कि 3.5 लाख लोगों को अभी तक जॉब से निकाल दिया गया है लास्ट 4 महीने के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई। तो ये तो बहुत टेंशन की बात है, और ऐसा क्यों हो रहा है आज हम इस चीज को जानेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ आर्टिकल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, अगस्त का है। और अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये है 11 अगस्त 2019। अब मेरी आदत क्या है कि कोई भी आर्टिकल मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी करता हूँ, सो डेट कि हम देख सके कि क्या हम उस आर्टिकल में से ऐसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हम कुछ अच्छा नया सीख सकें। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे हो तो ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और अगर इस सेक्टर के अंदर अगर एक तरीके से एक डाउनफॉल आ रहा है तो हमारे इकोनॉमी पे भी आने वाले टाइम के अंदर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो हमारी जीडीपी का 7% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी के अंदर। मतलब 7% से भी ज्यादा हमारी जीडीपी का जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर ऑटोमोटिव पार्ट्स जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनीज है, सिर्फ हम कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज को भी अगर कंसिडर करते हैं ना, तो वो भी हमारी जीडीपी का 2.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक ऐसा सेक्टर जो कि आप समझ रहे हो कि 7% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और उसमें कंटिन्यू 10-11 महीने से एक फॉल चल रहा है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं और हमारे को क्या अभी अवेयर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज जानते हैं कि ये होता क्या है। जब भी कंपनी, जब भी लेट्स सपोज, अभी अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा डिमांड नहीं है कंपनीज के पास, मतलब कारें इतनी बिक नहीं रही हैं या बाइक्स इतनी बिक नहीं रही हैं, तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा नहीं है या परचेजिंग पावर कम हो गई है लोगों की। तो बहुत सारे रीजन दिए जा रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे को रीजंस के ऊपर ज्यादा नहीं जानना है कि क्यों हो रहा है, हमें ये जानना है कि अगर कंपनीज के ऊपर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनकी डिमांड घट जाती है उनके प्रोडक्ट की, या इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तो वो सबसे पहला एक्शन क्या लेती हैं, और उस एक्शन को अगर हम लोग समझ गए ना, तो आज शायद 80-90% लोग जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा अलग तरीके से शायद आज इस वीडियो के बाद सोचने लग जाए। तो दोस्तों, होता क्या, ऑटोमोबाइल सेक्टर था, बहुत अच्छा सेक्टर था, काफी टाइम से कंटिन्यूअस ग्रोथ दे रहा था। अब ये इसका डाउन स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है किसी भी कंपनी को रन करने में, वो होती है उसकी एम्प्लॉय का जो सैलरी जाती है, जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो कंपनी की सबसे बड़ी कॉस्ट है। रेंट वगैरह तो बहुत कम होता है, सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो रहती है लोगों की जो सैलरी होती है, वो बहुत ज्यादा रहती है। तो उसको ही कॉस्ट कम किया जाएगा। अगर किसी कंपनी का सामान नहीं बिक रहा तो वो क्या करती है, क्या तो उसको वो रेट कम करेगी सामान का। अब उसको पता है कि सामान का रेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको। देखो, यहाँ पे दो पहलू है। कंपनी क्या करेगी, उसका सामान नहीं बिक रहा तो वो तो क्या तो अपनी कॉस्ट कम करेगी, ताकि कॉस्ट कम कर दे, कॉस्ट कम मतलब सॉरी कोस्टिंग कम कर दे। कोस्टिंग कम कैसे, कि मान लो पहले उसका 1 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा था और उसको कवर करने के लिए उसे 50 करोड़ की सेल करनी पड़ती थी। अब वो क्या बोलेगी कि यार मेरी 50 करोड़ की सेल तो नहीं हो रही, अब मेरी क्या है 30 करोड़ की सेल हो रही है। तो वो क्या करेगी कि जो उसका पूरा ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में 1 करोड़ का खर्चा था, वो उसे ट्राई करेगी कि उसे मैं 50 लाख पे ले जाऊं। उसके लिए वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा 50 लाख था उसमें क्या करेगी, लोगों को जॉब से निकालेगी या फिर और अलग अलग चीजें करेगी ना। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो काम होता है, जो सबसे पहले किया जाता है, वो ये होता है लोगों को जॉब से निकालो। क्योंकि बाकी सब तो बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो बोलेंगे लाइट बंद कर दो, एसी ना चलाओ, इन सबसे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होती। मेन जो है, सबसे पहले लोगों को ही जॉब से निकाला जाता है। या दूसरा ऑप्शन वो क्या करते हैं कि ठीक है यार, 1 करोड़ में 50, पहले हम 1 करोड़ हमारी कॉस्टिंग थी और हम 50 करोड़ का सामान सेल कर रहे थे,
तो हमारी कॉस्टिंग निकल जाती थी, हमारी इतनी सेल होनी चाहिए। अब क्या है, हम अपनी सेल तो अभी 30 करोड़ की हो रही है, लेकिन इस 30 करोड़ की सेल को हम 50 करोड़ पे पहुंचा सकते हैं अगर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसकी कीमत हम कम कर दे तो। अब जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कीमत हम कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज आप समझ पाओगे एक एग्जांपल से। कि मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। गोवा में एक कंपनी है, मेरे फ्रेंड हैं, आप ये समझ लो कि मेरे फ्रेंड हैं, उन्हीं के ही एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी गोवा के अंदर, और ठीक है मतलब अभी भी है। तो उसके अंदर 900 से 900 के आसपास लोग जो थे वो काम करते थे। वो कैनिंग कंपनी है जो कैन फूड बनाती है। तो अब जो कैन फूड होता है उसके अंदर 800 लोग काम करते थे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, अभी आज से 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो कंपनी थी उसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो सारा का सारा मैनुअल काम होता था उसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया, और उसमें उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सस्ती हो चुकी है और इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलप्ड प्लस सस्ती, कि उन्होंने हार्डली 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च किए और उनका जो पूरा का पूरा प्लांट था वो 90% ऑटोमेटिक हो गया। और आज वो उस प्लांट को, जहां पे पहले 900 प्लस लोग काम करते थे, आज जस्ट 32 लोग हैं वहां पे, और 32 लोग पूरे के पूरे प्लांट को अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो भी पहले से ज्यादा हो गई है। अब जब मेरी उनसे एक बार बात हुई थी और मैंने पूछा कि यार भैया ये चीज आपने की जो इसमें पूरा का पूरा 10 करोड़ का आया, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ब्रेक इवन हो जाएगा? तो उन्होंने बोला अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 1 साल में हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 800 लोगों को भी निकालता हूँ लेट सपोज, और 800 लोगों की सैलरी ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए है, तो 10,000 इंटू 800 आप लगा लो कितना हो जाता है, आप समझ रहे हो? 80 लाख रुपए हो गया। 80 लाख रुपए तो 1 साल में मेरा 9.6 करोड़ रुपए बच गया। तो मैंने जितनी कॉस्टिंग लगाई है वो तो मेरी 1 साल 1-2 महीने में ही पूरी की पूरी निकल गई। उसके बाद तो मेरे लिए ये हमेशा के लिए फ्री हो गया ना। मेरे जो इतना जो हर साल 10 करोड़ के आसपास जो सैलरी जाती थी मेरी, वो सैलरी बच गई। और ये तो मेरे को टेक्नोलॉजी पे तो एक बार इन्वेस्ट हो, अब तो ये जिंदगी भर के मतलब लॉन्ग टर्म के मजे ही मजे हो गए। तो अब आप इस चीज से समझो कि हुआ क्या। और अब वो चीज क्या कर रहे हैं कि जो पहले वो कैन 135 रुपीज की सेल करते थे, आज वो उसी कैन को 110 रुपीज में सेल कर रहे हैं। मतलब जो क्योंकि अब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो गई है इतने सारे लोग ना होने की वजह से। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा कम हो गई है, और तो वो क्या कर रहे हैं कि मार्केट में सब लोग 135 पे बेच रहे थे, वो भी बेच रहे थे, वो 110 पे बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल बढ़ गई है। कि अब बाकी लोगों का 135 है, उनको 110 है, तो डेफिनेट सी बात है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो उनके प्रोडक्ट का जो सेल थी वो फिर से बढ़ गई। तो अब इससे हम एक चीज सीख सकते हैं दोस्तों कि सेम वे में क्या होता है, कंपनीज भी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वो क्या करेंगी, क्या तो लोगों को कम करके अपनी कॉस्ट बचाने की कोशिश करेंगी, बट उससे क्या होगा, वो एक लॉन्ग टर्म मतलब इतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होता उनके लिए। दूसरा वो क्या कर सकती है, कोई भी कंपनी क्या करती है कि वो अपने आप को ऑटोमेटिक करने की कोशिश करती है। ऑटोमेटिक करने से उसको 2 फायदे होते हैं। एक तो उसकी कॉस्ट कटिंग होती है जो वो करना चाहती थी, कि भाई पहले 1 करोड़ रुपए सैलरी जा रही थी, अब वो क्या होगा कि उसकी वो सैलरी बच जाएगी मान लो। लेकिन उसको एक दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑटोमेटिक होने की वजह से वो भी काफी हद तक बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कंपटीटर्स के मामले में के कंपैरिजन में वो और सस्ता सामान आप सेल कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो 1 करोड़ रुपए की उसकी लागत के साथ वो 50 करोड़ की सेल कर रही थी, लेकिन जो अभी रिसेंटली 10-11 महीने में सेक्टर कम होने की वजह से 30 करोड़ रुपए आ गया, तो वो क्या करेगी कि बाकी सब लोगों से अपना सामान सस्ता कर देगी, सो डेट वो वापस 50 करोड़ की सेल को अचीव कर सके। इसके लिए लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स उसको अपना पूरा का पूरा फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करना होगा। बट दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि इंसानों की जॉब जाएगी। तो यही मेरा मेन कंसर्न था कि शायद मैं हो सकता है आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि लोगों को जॉब से निकालने के अलावा कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि जब गोवा के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब कंपनी के अंदर से 900 में से 800 लोगों को निकाला गया, 850 प्लस लोगों को निकाला गया, तो क्या हो गया कि और जितनी भी कंपनी थी वहां पे, कैनिंग कंपनी 3-4 और कंपनी थी, अब उनकी भी मजबूरी होगी कि उनको भी वही क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, उनको भी अपना पूरा का पूरा प्लांट ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, वरना वो 135 में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं, मार्केट तो पूरा का पूरा यही कैप्चर कर लेंगे। तो जो कंपनी लोगों को निकालना भी नहीं चाहती उसको भी अब मजबूरन लोगों को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा कंपनीज पे ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि होता क्या है कि कंपनी की भी मजबूरी हो जाती है लोगों को निकालना। और हम देखेंगे यहाँ पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है
कि लोगों को जॉब से हम कम से कम निकाले। अभी जो 3.5 लाख लोग निकले हैं और जो अभी आ रहा है कि लास्ट तक अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये 10 लाख हो जाएंगे जॉब, जो जिनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप सोचोगे 10 लाख या करोड़ों, हमारे 131 करोड़ लोगों का देश है, 10 लाख लोग जॉब से निकल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे सेक्टर के अंदर जो हमारी जीडीपी का 7% है, उस पूरे सेक्टर के अंदर सिर्फ 50 लाख लोग ही हैं जो काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 50 लाख लोगों में से 20% लोग हो जाते हैं 10 लाख लोग, और उनको अभी निकाला जा रहा है 1 साल के अंदर। तो आप सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही डीप तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी इन फैक्ट्रीज के अंदर। अब देखो अच्छी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं आजकल, 8 बजे अपना क्या बोलते हैं एसी ऑन करती हैं, और क्या बोलते हैं 5 बजे एसी बंद कर देती हैं, और लोगों को बोलते हैं ओवर टाइम मत करो। ओवर टाइम अब हमें नीचे ओवर टाइम ही बंद कर दिया है। अच्छा स्टेप है भाई, ओवर टाइम मत करो, क्योंकि अब डिमांड इतनी है, कॉस्ट कटिंग के लिए ओवर टाइम करेगा और ज्यादा पैसा मांगेगा, इसलिए उसको ओवर टाइम बंद ही करवा दिया, एसी बंद कर दिया कि लोग अंदर आके काम ही ना कर पाए। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अल्टरनेट डे पे काम करा रही है कि उनके पास 500 लोग थे, उनको पता है मेरे को 250 को निकालना पड़ेगा, तो कह रहे 250 को निकाल नहीं रहे, वो 500 लोगों में से क्या कर रहे हैं, हर किसी को अल्टरनेट डे पे बुला रहे हैं। मतलब मंडे को बुलाया, ट्यूसडे को नहीं बुलाया, थर्सडे को बुलाया, वेडनेसडे को बुलाया, थर्सडे को नहीं बुलाया। मतलब आप समझ रहे हो, एक दिन बुला रहे, एक दिन नहीं बुला रहे, एक दिन बुला रहे, एक दिन नहीं बुला रहे। इससे क्या हो रहा है कि 250 लोगों को निकालने की बजाय वो 500 लोगों को मतलब क्या कर रही है, 15-15 दिन काम करा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, उनकी कॉस्ट तो कम होगी, क्योंकि उनको 500 लोगों की सैलरी देने की बजाय मतलब एक तरीके से 250 लोगों की वो सैलरी दे रहे हैं, 500 लोगों को वो हाफ सैलरी दे रहे हैं, 15 दिन काम करवा रहे हैं पूरा का पूरा। तो इस तरीके से भी कुछ कंपनीज ले रही हैं, बट ये भी लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में लोग ही परेशान हो जाएंगे कि जहां उनको पहले 30 दिन की सैलरी मिलती थी, 15 दिन की सैलरी मिल रही है, तो वो खुद ही उस सेक्टर को छोड़ देंगे, क्योंकि हाफ सैलरी में ज्यादा टाइम तक लोग अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी अगस्त के अंदर 8 से 14 दिन तक अपना प्लांट ही बंद कर दिया है। वो कह रही है कि भाई 15 दिन प्लांट ही बंद कर दो, सो डेट कि ये हमारी जो लोगों को सैलरी देना, जो पोस्टिंग है, ये सारी की सारी तो हम बचा सके। ऑटो कंपोनेंट जो मेकर है, बॉस जो कंपनी है, उसने भी अपने 2 प्लांट को 13 दिन के लिए अगस्त में बंद कर दिया है। अब आप एक चीज देखो कि जो प्लांट बंद हो रहे हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप 15 दिन के लिए प्लांट बंद कर दोगे, क्या होगा, लोगों को 15 दिन की सैलरी जाएगी, लेकिन लोगों का घर तो नहीं चलेगा ना 15 दिन की सैलरी से। अल्टीमेटली कंपनीज भी समझ जाएंगी कि इस तरीके से लोगों को भी ना लोग खुश हो रहे हैं, ना कंपनी को कोई बेनिफिट हो रहा है, और कंपनी फिर क्या करेंगी कि ज्यादा टाइम तक लोगों का भी वो नहीं सोच पाएंगी। मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से उनको डेफिनेटली पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मतलब एक तरीके से ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इतनी सारी डिस्कशन का बस एक ही जो रीजन था वो ये रीजन था कि हम ये चीज समझ सकें कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 80 to 90% सेक्टर्स के अंदर से लोगों की रिक्वायरमेंट को ड्रास्टिकली कम कर देगी। हमें पता ही नहीं लगेगा हमारी आंखों के सामने से कैसे जॉब चली जाएंगी लोगों की, और 80% लोगों की ऐसे जॉब जाएंगी। और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न की है, और हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पता है क्या बोलते हैं, हमारे सेक्टर में तो नहीं आएगा, हमारे सेक्टर में तो इंसान ही काम कर रहे हैं, या हमारी कंपनी तो ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों हर कंपनी ऐसा करेगी, जो नहीं करेगी वो बंद हो जाएगी, और जो नहीं करेगी उसकी मजबूरी हो जाएगी क्या तो एआई पे लेके आना, लोगों को जॉब से निकालना। और वो ऐसा नहीं करेगी, वो ज्यादा अगर दानी कंपनी बनेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको आने वाले टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो कंपनीज की भी ये मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक चीज देखो कि रोबोट जो है वो कितना ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपनीज को एज कम्पेयर टू ह्यूमन। रोबोट कभी भी सैलरी लेता है? नहीं लेता। इंसान सैलरी लेते हैं। अब आप सोचो, सैलरी तो सबसे बड़ी कॉस्ट है कंपनी की, और रोबोट तो कभी सैलरी नहीं लेगा। और इंसान सैलरी लेने के बाद भी 24 घंटे 7 दिन काम नहीं करते। रोबोट सैलरी भी नहीं लेगा, 24 घंटे काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, और उतना ही इफेक्टिव रहेगा। इंसानों की तरह नहीं है 10 घंटे काम करने के बाद थक गया, रोबोट कभी नहीं थकता। रोबोट 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, फ्री में काम करेगा, सैलरी भी नहीं लेगा। रोबोट कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इंसान बीमार भी पड़ता है। रोबोट कभी छुट्टी भी नहीं लेगा कि भाई आज ये त्योहार है, आज वो त्योहार है, आज घूमने जाना है, आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। कंप्यूटर जो है, रोबोट जो है, उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, रोबोट कभी छुट्टी नहीं लेगा। फास्टर है, मोर प्रिसाइज है, ऐसे काम वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते, आप समझ रहे, और स्पीड में नहीं कर सकते, तो डेफिनेट सी बात है। फिर फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि 1000 kg का सामान उठा के यहाँ से ऊपर रखना है, तो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, बट एक क्रेन के लिए पॉसिबल है, एक रोबोट के लिए इजीली पॉसिबल वो चीज है। तो
ये मतलब मैं आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज सैलरी नहीं लेगी, 24 घंटे काम करेगी, 7 दिन काम करेगी, बीमार नहीं पड़ेगी, छुट्टी नहीं लेगी, फास्टर है मतलब इंसानों से, और फिजिकल वर्क इंसानों से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कैलकुलेशन जो बहुत जल्दी कर सकते हैं इंसानों से, तो कंपनीज क्यों नहीं लेंगी उन चीजों को? कंपनीज की तो मजबूरी बन जाएगी इंसानों को निकालना। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आने वाले टाइम के अंदर होगा क्या कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सेक्टर को खत्म कर देगी, वहां से लोगों को खत्म कर देगी। अब मैं सेक्टर की बात करूं, सेक्टर कभी खत्म नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ रहा है और ऐसे स्पीड में बढ़ेगा, बट उसमें जो जॉब है वो ऐसे गिरती रहेंगी। आप समझ रहे हो, हर सेक्टर बढ़ेगा बट उस सेक्टर में जॉब कम होती रहेंगी। और यही हमारा कंसर्न है, क्योंकि हम 131 करोड़ लोगों का देश है, हमारे पास इंसान इतने ज्यादा है और इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। अब मैं, इलोन मस्क ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, आपको पता है इलोन मस्क के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर्स। मतलब न्यूक्लियर जो लड़ाई से हम लड़ते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गया तो क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा, या न्यूक्लियर वॉर हो गया तो धरती खत्म हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं कि इससे ज्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में अगर मैं अपना बताऊं आपको व्यू, तो देखो न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक देश दूसरे देश पे डाल देगा, वो देश उस पर डाल देगा, होगा क्या, 800 करोड़ लोगों में से 70-80 करोड़ लोग मर जाएंगे। जैसे ही 70-80 करोड़ लोग मरेंगे, हर बार की तरह क्या होगा, फिर पूरे दुनिया को एकदम से जागरूकता आएगी, अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है न्यूक्लियर वॉर। तो फिर वो सारी की सारी कंट्री क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे हम आगे से कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। मतलब जिस वॉर का होने के चांसेस भी 0.0000000 कुछ % है, उसका वर्स्ट साइड भी क्या है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी धरती की। हम उससे इतना ज्यादा डर रहे हैं। बट एक तरफ एआई है जो कि कंफर्म है, मतलब उसके तो 0.00000 कुछ % चांस है न्यूक्लियर वॉर होने के, तो और उसका वर्स्ट भी 10% लोग खत्म। लेकिन एआई जिसका चांसेस है आने के 101%, मतलब एआई तो आ ही रहा है, एआई के तो पूरे 100% चांस है, और एआई आ ही रहा है और एआई को कोई रोक नहीं सकता, और एआई डेफिनेटली आ रहा है और हर सेक्टर से इंसानों को खत्म कर रहा है, और एआई आएगा ये भी 100% है, और 90% लोगों की जरूरत खत्म कर देगा पूरी धरती से। तो अब आप खुद सोचो कि न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा, न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये सारी की सारी दोस्तों आपके साथ बात करने का जो रीजन था वो यही था कि हम लोग एजुकेट हो जाएं। हम लोग किसी भी सेक्टर में, अगर आप जिस भी सेक्टर में आपको लगता है कि उस सेक्टर के अंदर आपका जो काम है आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से मशीनों के द्वारा किया जा सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उस सेक्टर को जल्दी से जल्दी, आप उस सेक्टर के अंदर अभी मत छोड़िए उस जॉब को, बट आप समझ जाइए कि वो सेक्टर, आज आप उस सेक्टर को नहीं छोड़ रहे बट वो सेक्टर डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको छोड़ देगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे सेक्टर को साइड बाय साइड पकड़ने की इसी समय, जो कि एआई प्रूफ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कुछ ना कर पाए, बल्कि एआई की वजह से जब लोगों को हर जगह से निकाला जाए तो वो सेक्टर आपको, वो सेक्टर बल्कि और ज्यादा अच्छे से ग्रो करे। तो दोस्तों वो सेक्टर हम अपने फर्स्ट वीडियो से ही हम सोच चैनल पे आपको एक चीज बोलते हुए आए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकता। ये इंसानों का काम है, इंसानों के थ्रू होता है और इंसानों के थ्रू ही होता रहेगा। तो इस इंडस्ट्री को दोस्तों आप जरूर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, बिकॉज आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आप पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। हर किसी को बैकअप प्लान के लिए, एज ए बैकअप प्लान इस इंडस्ट्री के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते तो आप चाहे स्पेयर टाइम में करो इस चीज को, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट जरूर बनो, बिकॉज आने वाले टाइम में यही इकलौता ऐसा सेक्टर है जो करोड़ों लोगों का घर चलाएगा और करोड़ों लोगों को हेल्प करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट करने में। या फिर हम बोलो कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह से लोगों को निकालेगा तो ये सेक्टर हर जगह से बाहें फैला के सबका वेलकम करेगा और उनकी हेल्प करेगा, उनको उनका घर अच्छे से चलाने में। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से हम कुछ सीख पाए होंगे, और अगर हम कुछ सीख पाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक रहता है, आप मेरे से वहां पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगली बार किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।